नमस्कार। अ, अभी बात करते हैं स्ट्रेटेजी ऑफ कॉन्ग्लोमरेशन के बारे में। अलग अलग चीज़ों में डाइवर्सिफाई करके, ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन करके, कभी कभी अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन करके ज़्यादा बिजनेसेस बढ़ाने की और उसके थ्रू ग्रोथ करने की जो कॉन्ग्लोमरेशन स्ट्रेटेजी है उसके बारे में, और उसके प्लस माइनस, उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसकी अच्छी बातें और उसके सामने जो उसकी आलोचना हुई है उसके बारे में, स्ट्रेटजी के प्लस माइनस प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। हिंदुस्तान की, इंडिया की बात करें तो पहले ऐसा था, काफ़ी पहले, कि बिजनेसेस काफ़ी कंट्रोल्ड थे, फॉरेन कंपटीशन भी नहीं था, प्राइवेटाइजेशन नहीं था ज़्यादा, ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत नहीं हुई थी, लिबरलाइजेशन भी नहीं था इंटरनल या एक्सटर्नल। और बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, जिसको कहते थे उस वक्त, सरकार का लाइसेंस कोटा परमिट राज था। तो बिज़नेस को ग्रो करने के लिए सरकार की काफ़ी परमिशन लेनी पड़ती थी हर चीज़ में। और मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, MRTP एक्ट वगैरह था। आपको बिज़नेस चालू करने के लिए लाइसेंस लेने में दिक्कत आती थी। फिर लाइसेंस लेने के बाद उस बिज़नेस में अपनी अगर कैपेसिटी बढ़ानी हो प्रोडक्शन की तो उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ती थी, उसमें भी दिक्कतें आती थी। तो बहुत ऐसी दिक्कतें आती थी। उस वक्त बिज़नेसमैन ये करते थे कि उनका ज़्यादा स्किल ये था कि कुछ भी करके लाइसेंस लिया जाए, और ऐसा किया जाए कि ताकि दूसरों को लाइसेंस ना मिले, मतलब कंपटीशन को लॉबिंग करके या कुछ भी करके कंपटीशन, ये देखा जाए कि लाइसेंस उनको ही मिले तो एक किस्म से कंपटीशन कम हो जाए। फिर जितना लाइसेंस मिला उतना बिज़नेस करेंगे, अगर बढ़ा लाइसेंस का तो कैपेसिटी बढ़ाने का चांस सरकार ने दिया तो बढ़ाएंगे, नहीं मिला तो और लाइसेंस लेंगे और बिज़नेस करेंगे। तो तब ये कंपलसरी हो गया था कि जितने ज़्यादा लाइसेंस मिले उतने लिए जाए और जितने ज़्यादा बिज़नेस मिले वो किए जाए, तभी आपकी ग्रोथ हो सकती थी, तभी आप अपने बिजनेसेस बढ़ा सकते थे। इसके कारण उस वक्त कॉन्ग्लोमरेशन का ट्रेंड था, और ये हिंदुस्तान में ही नहीं, इवन बाकी देशों में भी रहा है। और अलग अलग स्टेज पे अलग अलग कंपनियां, अलग अलग ग्रुप्स ने कॉन्ग्लोमरेशन किया है। लेकिन इंडिया की बात करें तो जब 1990 के दौरान लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण वगैरह हुआ, फॉरेन को की कंपनियां हिंदुस्तान में आने लगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ने लगा, सरकार ने उदारीकरण किया, वैश्वीकरण हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, खानगी प्राइवेट निजीकरण हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ। इसके कारण फॉरेन का कंपटीशन, फॉरेन की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों का कंपटीशन भी बहुत बढ़ा और लोकल कंपटीशन भी बढ़ा, और बिज़नेस को काफ़ी छूट भी मिली धंधा करने की, बिज़नेस करने की। लेकिन तब बिजनेसमैन ने ये देखा कि अभी हमारा मुकाबला बड़ी फॉरेन कंपनियों से है जिनके पास काफ़ी ताकत है, फाइनेंशियल ताकत है, सब कुछ है, टेक्नोलॉजी है। तो इनके साथ अगर मुकाबला करना है, कंपटीशन करना है, तो हमें उनके साथ लड़ने के लिए मजबूत होना पड़ेगा। और अगर हमारी शक्तियाँ बहुत सारे बिजनेस में विकेंद्रित हो गई हैं तो हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो हमको हमारे फोकस करना पड़ेगा, अभी कंसोलिडेट करना पड़ेगा, और ऐसे ही बिज़नेस में रहना चाहिए जिसमें हम मजबूत हों, हमारे संसाधन और रिसोर्सेज कुछ बिज़नेस में लगाएं, उसके बजाय कि काफ़ी में उसको बिखेर दें। तो हम ज़्यादा रिसोर्स लगाएं, कम चीज़ों पे कंसंट्रेट करेंगे तो ज़्यादा रिसोर्स लगा पाएंगे, और ऐसा कंसंट्रेट करके ज़्यादा रिसोर्स लगाएंगे तभी हम फॉरेन कंपटीशन के सामने जूझ पाएंगे। तो उस वक्त फिर ये होने से कॉन्ग्लोमरेशन का ट्रेंड कम हुआ, कॉन्ग्लोमरेशन में से लोग बिलीव करना छोड़ने लगे और फोकस स्ट्रेटेजी होने लगी, कॉन्ग्लोमरेशन अच्छा नहीं माना जाने लगा। और उसी वक्त कोर कॉम्पिटेंस नाम की थियरी का भी प्रचलन हुआ, जो CK प्रहलाद और गैरी हैमल ने अपने पुस्तक के थ्रू प्रस्तावित की, जिसका मतलब था, कोर कॉम्पिटेंस का अगर ट्रांसलेशन करें तो मर्मस्थ कौशल्य, ऐसा कुछ हो सकता है। वो उसका मतलब है कि आप हर चीज़ में अच्छे नहीं हो सकते, आप में कुछ स्किल हैं, कुछ कॉम्पिटेंस है, कुछ कौशल्य हैं जो शायद आपको किसी सेक्टर, किसी बिज़नेस में सफल करा सकती है, लेकिन ये हर जगह आपको काम नहीं आएगा, और हर चीज़ के लिए जो कॉम्पिटेंस है वो आप में हो ज़रूरी नहीं है। तो आपको ये करना है एज अ बिजनेसमैन और एज अ बिजनेस ग्रुप, एज अ कंपनी, एज अ बिजनेस हाउस, की आपके कोर कॉम्पिटेंस को, आपके मूल मर्मस्थ कौशल्यों को ढूंढना है,
और ऐसे ही बिज़नेस में काम करना है जिसमें ये मर्मस्थ कौशल्य आपको दूसरों के मुकाबले स्ट्रॉन्ग बना सके और जो आपको दूसरों के मुकाबले एज दे सके, जिसमें आप मजबूत हो। तो आपका कोर कॉम्पिटेंस है, मतलब आप, इसका मतलब ये हुआ कि ये बिज़नेस करने के लिए आप कॉम्पिटेंट हो तो आप दूसरों के सामने कॉम्पीट भी कर पाओगे। तो आपको हर जगह इधर उधर मुंह नहीं मारना है। और यही थियरी कोर कॉम्पिटेंस आई जो डाइवर्सिफिकेशन और कॉन्ग्लोमरेशन का विरोध करती थी। और स्टॉक मार्केट में भी ये देखा गया ट्रेंड कि कॉन्ग्लोमरेट डिस्काउंट बोलते थे कि भाई किसी कंपनी ने, कोई बिज़नेस ग्रुप कॉन्ग्लोमरेट है, बहुत सारे बिजनेसेस अगर उसने हैं, तो वो कंपनियां को स्टॉक मार्केट में वैल्यू कम मिलती थी, स्टॉक प्राइसेस उसके कम रहते थे। तो ये ट्रेंड रहा और ये एंटी डाइवर्सिफिकेशन, एंटी कॉन्ग्लोमरेशन बिजनेस ट्रेंड और स्ट्रेटेजी ऐसी रही कि बिज़नेस कम करो लेकिन बड़े और अच्छे करो, बहुत ज़्यादा बिज़नेस में फैलो मत, वरना compete नहीं कर पाओगे और फ़ायदा नहीं होगा। तो ये भी एक स्ट्रेटेजिक एनालिसिस और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन सैद्धांतिक रूप से हम कह सकते हैं, मेरा मानना है कि कोर कॉम्पिटेंस अगर आप में नहीं है तो क्या आप उसे हासिल नहीं कर सकते। मैं मानता हूं कि अगर किसी बिजनेसमैन के पास, किसी बिजनेस के पास कैपिटल है, पैसा है, तो शायद कोर कॉम्पिटेंस खरीदा भी जा सकता है। मतलब अगर मेरे अंदर नहीं है तो मैं किसी और के साथ टाई अप कर सकता हूँ जिसके पास वो कॉम्पिटेंस हो, कोई पार्टनर ढूंढ सकता हूँ, कोई अलायंस कर सकता हूँ, कोई जॉइंट वेंचर, ऐसा कुछ कर सकता हूँ। या तो फिर मैं किसी ऐसे टॉप लेवल के प्रोफेशनल को, सीईओ को ला सकता हूँ जिसमें कॉम्पिटेंस है और उसको मैं वो कंपनी चलाने की फ्रीडम दे सकता हूँ जो कंपनी चलाने में क्या कोर कॉम्पिटेंस मेरे अंदर नहीं है। तो क्यों कोर कॉम्पिटेंस खुद में ही होना चाहिए, क्यों वो एक्वायर नहीं किया जा सकता, ये मेरा सवाल है इसके सामने। अब ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन ये भी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के लिए एक इम्पॉर्टेंट, उसकी हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट पड़ाव है। थैंक यू।